अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 को डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि हम मैथमेटिक्स की बुक फर्स्ट ईयर की नेशनल बुक फाउंडेशन को डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 6 हमने शुरू किया हुआ है परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। प्रीवियस वीडियो में हम 6.1 को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम 6.2 को स्टार्ट करेंगे। व्यूअर्स, आज की एक्सरसाइज में जो मेन डिस्कशन है वो परम्यूटेशन के बारे में है और 6.3 में कम्बिनेशन के बारे में डिस्कशन है। 6.1 जो हम कर चुके हैं वो फैक्टोरियल के बारे में डिटेल में हमने डिस्कशन की थी। परम्यूटेशन के व्यूअर्स बारे में आज डिस्कशन है। परम्यूटेशन के बारे में, परम्यूटेशन होता क्या है देखें डेफिनेशन इसकी। एन ऑर्डरिंग अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। वे बेसिकली परम्यूटेशन का मतलब है कि ऑर्डर चेंज करने से मीनिंग बदल जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपके सामने अगर फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 46, तो इसका अगर मैं ऑर्डर चेंज कर लूँ, 6 को पहले 4 को बाद में कर लूँ, तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, ये 64 बन जाएगा। लिहाजा परम्यूटेशन में ऑर्डर ज़रूरी होता है, ऑर्डर का ख्याल रखना ज़रूरी होता है और कम्बिनेशन में फ़र्क नहीं पड़ता। ऑर्डर को मिसाल के तौर पर 44 लिखा हुआ है, इस 4 को पहले उस 4 को बाद में कर लें तब भी ये क्या रहेगा, 44 ही रहेगा। लिहाजा एन ऑर्डरिंग अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, और अरेंजमेंट दो किस्म की होती है, एक रिपीटेड अरेंजमेंट एंड नॉन रिपीटेड अरेंजमेंट। ठीक हो गया। रिपीटेड अरेंजमेंट मिसाल के तौर पे 1 1 2 2 इस किस्म की जो अरेंजमेंट होगी उसको रिपीटेड कहेंगे, और मिसाल के तौर 1 2 3 4 इस किस्म की जो होगी उसको नॉन रिपीटेड कहेंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उस वक्त हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव द फॉलोइंग। ये परम्यूटेशन का फार्मूला दिया हुआ है, इसको प्रूव करना है। अब परम्यूटेशन बेसिकली कहाँ पे यूज़ की जाती है। मिसाल के तौर पे 3 स्टूडेंट्स हैं, ए बी और सी, और हमारे पास 3 चेयर्स हैं। ठीक है, इन 3 स्टूडेंट्स को हमने 3 चेयर्स पे बिठाना है। ठीक है, सबसे पहले मैं ए को कहता हूँ बैठ जाओ, इन तीनों चेयर्स में से जिस मर्जी चेयर पे बैठ जाओ। तो अब ए स्टूडेंट के पास कितने ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शंस हैं। देखें, जहाँ वो इस पे भी बैठ सकता है, इस पे भी बैठ सकता है, इस पे भी बैठ सकता है। ए स्टूडेंट के पास 3 ऑप्शंस हैं। फर्ज करें ए इस चेयर पे बैठ जाता है। अब मैं बी स्टूडेंट को कहता हूँ जिस मर्जी चेयर पे बैठ जाओ। अब सेकंड स्टूडेंट के पास ऑप्शन 2 बच गए हैं क्योंकि ए बैठ चुका है। ठीक है, अब बी फॉर एग्जांपल इस चेयर पे बैठ जाता है, सी के पास एक ही ऑप्शन है, वो मजबूरन इसी चेयर पे बैठेगा। और ये टोटल अरेंजमेंट्स कितनी बनेंगी, देखिए टोटल अरेंजमेंट्स का भी हमने ध्यान रखना होता है। मिसाल के तौर पे ये ए बी सी, एक अरेंजमेंट ये होगी, तो इसी तरीके से एक ये हो जाएगी सी बी। हो सकता है सी इधर बैठ जाए, बी इधर बैठ जाए, हो सकता है ऐसे भी हो सकता है बी इधर बैठ जाए, ए सी, ऐसे भी हो सकता है सी ए, और ऐसे भी हो सकता है सी इधर बैठ जाए, ए बी और बी ए। ये टोटल 1 2 3 4 5 6 अरेंजमेंट्स बनती हैं। ये अरेंजमेंट्स हमने मालूम करनी होती हैं। छोटा डाटा हो तो हम अरेंजमेंट्स आराम से मालूम कर सकते हैं, बाज़ औक़ात बड़ा डाटा आ जाता है, 10 10 20 20 वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो उसमें अरेंजमेंट्स इतनी आसानी से नहीं निकलती, तो उसको हम फाइंड करेंगे आज। तो अब ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है जो मैंने शुरू में बताई। ए जब चेयर पे बैठने लगा तो उसके पास कितने ऑप्शन थे, 3। जब वो बैठ गया तो बी के पास कितने ऑप्शन रह गए, 2, क्योंकि चेयर्स ही 2 बची। अब ये कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे इधर, इसको प्रूव करते हैं। देखें, इसकी मैं ऐसे इसको प्रूव करूँगा कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट के पास n चॉइसेस हैं, सेकेंड ऑब्जेक्ट के पास जो चॉइसेस होंगी वो n-1 चॉइसेस होंगी। ठीक है ना, पहले से कम, एक कम हो जाएगी। इस तरह बी के पास 2 चेयर्स रह गई। इसी तरह जो थर्ड होगा, थर्ड ऑब्जेक्ट के पास n-2 चॉइसेस हो गई हैं। इसी को अगर हम कंटिन्यू करके लेकर जाएं आर्थ ऑब्जेक्ट के पास, आर्थ ऑब्जेक्ट के पास क्या होगा, n-r-1। अब आप सोच रहे होंगे ये r-1 किधर से आ गया। बेसिकली ऊपर भी यही प्रोसेस चल रहा था। देखिए, जो भी होता है ना ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पे बेसिकली हुआ ऐसे है n- सेकंड ऑब्जेक्ट -1, 2 -1 हुआ है जो कि 1 रह गया। थर्ड ऑब्जेक्ट था तो क्या हुआ, 3 -1 हुआ जो कि 2 रह गया। अब आर्थ ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, r-1 होगा। समझ आ गई व्यूअर्स। अब देखिए, अगर मैं इसको इकट्ठा करके लिखूँ, यहाँ तो हो जाएगा NPR, n से मुराद टोटल नंबर, r से मुराद टोटल चॉइसेस। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करके लिखूँ n-1 n-2 सो ऑन, आखिर में क्या है n-r-1। ठीक है, इसको अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ
तो ये हो जाएगा n माइनस आर माइनस माइनस प्लस 1। व्यूअर्स अगर मैंने इसको फिक्टोरियल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आपको मैं फिक्टोरियल वाले सवाल बहुत ज़्यादा करवा चुका हूँ। यहाँ भी कोई खुद से टर्म लिखनी पड़ेगी, ऐसी टर्म जो इससे एक कम है। इससे एक कम कौन सी टर्म होगी? देखिए n माइनस आर प्लस 1, इसमें से एक टर्म जो कम होगी वो एक माइनस करना पड़ेगा, n माइनस आर बचेगा। तो लिहाजा अगर मैं इधर n माइनस 1, n माइनस 2 समान n माइनस आर प्लस 1, जहाँ पे n माइनस आर फिक्टोरियल खुद से लगाऊँ तो मुझे जहाँ पे डिवाइड भी करना पड़ेगा उससे फिर। और जब मैं इसको क्लोज करूँगा ऊपर n फिक्टोरियल बन जाएगा, नीचे n माइनस आर फिक्टोरियल बन जाएगा, जो कि हमारा फार्मूला प्रूव होंगे। यही हमारा फार्मूला है। अब इस फार्मूले को आपने याद रखना है, एन पी आर इज इक्वल टू एन फिक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फिक्टोरियल। इसी फार्मूले को यूज़ हम हर क्वेश्चन में करेंगे। अब सेकंड पार्ट है, देखें ये हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। देखें इधर आर की जगह क्या लिखा हुआ है एन, और इस साइड पे आर की जगह क्या लिखा हुआ है एन माइनस 1। देखें ऊपर n फिक्टोरियल नीचे n माइनस n फिक्टोरियल आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर n फिक्टोरियल नीचे n माइनस 1, क्योंकि r की जगह पे n माइनस 1 फिक्टोरियल। ये हो जाएगा n फिक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फिक्टोरियल इज इक्वल टू n फिक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n, ये हो जाएगा प्लस 1 फिक्टोरियल। 0 फिक्टोरियल आपको पता है 1 के बराबर होता है, ये याद रखना भी, और 0 फिक्टोरियल 1 के बराबर होता है। ये 1 आ गया, n फिक्टोरियल, ये n ख़त्म, ये 1 फिक्टोरियल बच गया। 1 फिक्टोरियल भी 1 के बराबर होता है, तो लिहाजा n फिक्टोरियल इज इक्वल टू n फिक्टोरियल लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमने इसमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है व्यूअर्स, उम्मीद है ये दोनों पार्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। तो इसके फर्दर जो पार्ट्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।